कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी प्रश्नावली 4.6 करेंगे, जिसमें आपको व्रत के बारे में मैं बताऊंगा कि व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत में जीवाएं कहाँ होती है, व्रत का व्यास कहाँ पर होता है, व्रत में कितने खंड होते हैं और व्रत में किस तरह व्रत की रचना की जाती है। अब इसी आधार पर मैं आज आपको ये समझा दूं कि जब भी हमारे पास कोई गोल आकृति होती है तो हम उसे गोला कह देते हैं, ये गोला बना हुआ है, लेकिन उसको गणितीय भाषा में व्रत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्रत। तो आइए मैं आज आपको 4.6 में इसी व्रत के बारे में समझाऊंगा। जैसे आपके 4.6 में पहले सवाल में आपको आकृति, व्रत की आकृति बनी हुई दे रखी है। पहले मैं आपको यह आकृति बनाकर बताऊंगा। ये आपकी 4.6 में पहले सवाल में ये आकृति आपकी बनी हुई है। आप इस आकृति को देखें। जैसे मान लिया जाए आपने अपना प्रकार लिया, ये आपका 4.6 का पहला सवाल है। आपने प्रकार से इस तरह की गोल आकृति बनाई। अब जहां पर आपने प्रकार को रखा है, मान लिया जाए आपने प्रकार को यहां पर रखा है और इस आकृति को बनाया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? केंद्र। क्या कहलाएगा? यह व्रत का केंद्र होता है, जहां पर आप प्रकार रखकर आकृति को बनाते हैं। अब जब इस केंद्र से यहां तक की दूरी जो होती है आपकी, केंद्र से लेकर व्रत के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और जब मान लिया जाए ये इस तरह आपको केंद्र को छूती हुई अगर कोई लाइन पूरे व्रत में जाती है, यानी इस तरह मान लिया जाए केंद्र को छूती हुई जा रही है, तो ये आपका व्यास कहलाएगा। जब भी कोई लाइन इस तरह, जब भी कोई रेखा, लाइन की बजाय आप रेखा बोले, जब भी कोई रेखा आपको केंद्र को स्पर्श करती हुई जाती है, यानी केंद्र को छूती हुई जाती है, तो ये इसका व्यास कहलाती है। अब जब ये लाइन यानी ये रेखा आपके व्रत को छू रही है, तो ये आपके क्या कहलाएगा? व्यास। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर इस तरह डाल दें जो आपको केंद्र को नहीं छूती है, तो वो रेखा आपका जीवा कहलाती है। अगर मान लिया जाए जैसे आपने ये केंद्र है आपका और आपने इससे लेकर यहां तक की एक रेखा डाल दी, तो ये केंद्र को नहीं छू रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगी? जीवा। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपको। अब इसी तरह आपको यहाँ पर एक जो आपकी बुक में दिया है, इस तरह आपको एक व्रत बनाना है और व्रत में आपको इन सभी चीजों को अलग अलग दर्शाना है। तो आओ आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। अब जैसे आपके व्रत में जो ऊपर आपका खंड बना हुआ है ये आपका क्या नाम दिया है इसको? इसने ईडी। ये आपकी एक जीवा है, इसको जीवा बोला जाता है क्योंकि ये केंद्र को नहीं छू रही है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ईडी। ये आपका केंद्र है, इसको आप वो नाम देंगे। जहां पर आपने प्रकार रखा था ये आपका केंद्र कहलाएगा, ये आपका ओ कहलाएगा। इसके बाद ये जो रेखा आपकी जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई केंद्र को, इस केंद्र को स्पर्श करती हुई यानी टच करती हुई जा रही है, इस तरह से। जब ये केंद्र को टच करती हुई जाएगी तो ये आपकी क्या कहलाएगी? व्यास। अब इसके अभ्यंतर में आपको एक बिंदु P डालना है। मान लिया यहां पर आपने एक बिंदु P ले लिया और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु आपको Q डालना है। ये एक बिंदु Q हो गया आपका। इसके बाद एक त्रिज्या डालनी है आपको। ये केंद्र से लेकर यहां तक एक त्रिज्या होती है। मैंने आपको बताया था कि व्रत से केंद्र के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या आपकी कौन सी है? इसको भी आप नाम देंगे B और ये आपकी A। इस तरह आपके एक व्रत की रचना हो चुकी है। अब यहां पर उसने इस भाग को छायांकित कर दिया है इस तरह।
और यहाँ पर इस त्रिज्य खंड को भी उसने छायांकित कर दिया है। आप भी इस तरह इसको पेंसिल से छायांकित कर देंगे। अब इसी के आधार पर आपको जो आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया है वृत्त का केंद्र। ये मान लीजिए आपका पहला प्रश्न है वृत्त का केंद्र। आप इस तरह लिखेंगे वृत्त का केंद्र। अब इसमें वृत्त का केंद्र कौन सा है आपका? O। अभी मैंने आपको बताया था जहां पर आप प्रकार रखकर वृत्त को बनाते हैं वो उसका केंद्र कहलाता है, और इस केंद्र को अपने क्या नाम दिया है? O। तो वृत्त का केंद्र क्या है आपके पास? O। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है 3 त्रिज्या है। अब दूसरा प्रश्न है आपका 3 त्रिज्या है। 3 त्रिज्या A। अब 3 त्रिज्या कौन कौन सी है आपकी, देखें जरा। अब मैंने आपको कहा था कि वृत्त से केंद्र के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो मैं आपको 3 त्रिज्या बताता हूं कौन कौन सी है आपकी। पहली त्रिज्या तो आपकी ये हो गई OA, दूसरी त्रिज्या हुई OB, और तीसरी त्रिज्या हुई आपकी OC, क्योंकि ये भी वृत्त से केंद्र तक है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 3 त्रिज्याओं के नाम। पहला लिखेंगे आप OA। अगर आप OA की जगह AO भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर OB, फिर OC। ये 3 त्रिज्या है आपकी। इसके बाद एक व्यास। तीसरा प्रश्न है आपका एक व्यास। एक व्यास। अब एक व्यास कौन सा है आपका? एक व्यास बताया आप। मैंने आपसे कहा था कि जो रेखा आपके केंद्र को छूती हुई जाती है वो आपका व्यास कहलाती है। तो व्यास कौन सा हुआ आपका? AC। क्या बोलेंगे इसको? AC। ये आपका व्यास कहलाएगा। इसके बाद एक जीवा। यह आपका चौथा प्रश्न है। एक जीवा। अब एक जीवा कौन सी है आपकी? ये आपकी जीवा कहलाती है जो केंद्र को छूती हुई नहीं जाती है। अगर केंद्र को स्पर्श करती हुई कोई रेखा जाती है तो वो आपका व्यास कहलाती है, लेकिन अगर केंद्र को स्पर्श करती हुई नहीं जाती है तो वो आपकी जीवा कहलाती है। तो ये आपकी जीवा कौन सी हुई? ED। आप जीवा का लिखेंगे ED। ये आपकी जीवा है। इसके बाद अभ्यंतर में 2 बिंदु। अब अभ्यंतर मतलब मैंने कल अभी आपको उसमें बताया था त्रिभुज में कि अभ्यंतर किसको बोला जाता है? आकृति के अंदर के भाग को, है ना। तो आपका इसमें अभ्यंतर कौन सा है? ये वाला भाग। अब अभ्यंतर में 2 बिंदु कौन से आपके? एक तो O है और एक P है। तो आप लिख देंगे। अब 5वां क्वेश्चन में आपका यहां पर लिख देता हूं। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। अभ्यंतर में 2 बिंदु। अब अभ्यंतर में 2 बिंदु बताएंगे आप। OP। एक बिंदु था आपका O और दूसरा आपका P। इसके बाद बहिर्भाग में एक बिंदु। अब मैंने आपको बताया था बहिर्भाग किसको बोला जाता है? आकृति के बाहर के भाग को। तो बहिर्भाग में कौन सा बिंदु है आपका? Q। तो आप क्या लिखेंगे छठे का? बहिर्भाग में एक बिंदु। अब बहिर्भाग में आपका एक बिंदु कौन सा है?
बहिर्भाग में आपका एक बिंदु है Q, जो आपके आकृति के बाहर बना हुआ है, तो आप इसको Q नाम देंगे। इसके बाद एक त्रिज्यखंड साता है आपका, एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड। अब एक त्रिज्यखंड कौन सा है आपका, मैंने आपको बताया था कि जहां तीन रेखाएं होती है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपका त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड कौन सा हुआ आपका, OAB। त्रिज्यखंड आपका है यहां लिख देता हूं इसको मैं, OAB। फिर 8वां है आपका एक वृत्तखंड। अब 8वां में आपका एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड। अब एक वृत्तखंड कौन सा है आपका, जो वृत्त को काट रहा हो, दो भागों में कर रहा हो, ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। जो आपका छायांकित भाग कर रखा है उसने खंड कर दिया, वृत्त को टुकड़े में कर दिया उसने। जब पूरा वृत्त यहां से लेकर यहां तक आ गया तो ये वृत्तखंड हो गया आपका। तो वृत्तखंड कौन सा आपका, ED, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा, ED। आप इन क्वेश्चनों को भी इनके नीचे ही लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, या बोर्ड पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड पे कर दिया है। इस तरह आपको पहले सवाल को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सेकंड सवाल आपको दिया है उसमें आपको क्वेश्चन हाँ या नहीं में पूछे गए हैं। जैसे क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है, यानी ये वृत्त का व्यास है आपका, क्या ये इसकी जीवा भी है, हाँ ये इसकी जीवा भी कहलाती है। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, दूसरे वाले के पहले का हाँ और दूसरे वाले का बी वाला देखेंगे। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। अब वृत्त की प्रत्येक जीवा यानी ये वृत्त की जीवा है आपकी, जो केंद्र को नहीं छूती है, तो ये आपके क्या व्यास कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, क्योंकि व्यास के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि वो केंद्र को छूती हुई जाना चाहिए। जो रेखा केंद्र को छूती हुई जाएगी वही आपका व्यास कहलाएगी। अगर वो केंद्र के पास होकर भी निकल जाती है तो वो आपकी जीवा ही कहलाएगी। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, नहीं। तो दूसरे के दोनों प्रश्नों के हाँ नहीं में उत्तर मैंने आपको बता दिए। ए वाले में आपको हाँ लिखना है और बी वाले में आपको नहीं लिखना है। ओके, इसी प्रकार से आप इसी 4.6 के तीसरे सवाल में आएंगे। इसमें आपको कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। अब मैं इसी तीसरे सवाल को आपको पुनः करके बताता हूं, जो उसने अपने को पूछा है उन चीजों को अपने को बताना है। ओके, तो अब अपन इसके बाद तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको मैंने समझा ही दिया है, अब तीसरा प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। तो बच्चों इसी आधार पर हम आज आपका तीसरा सवाल करते हैं। अब तीसरे सवाल को आप देखेंगे। अब इसमें आपको दिया है कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो आपको पहले ये प्रश्न लिखना है, फिर इन प्रश्न के बाद जो पॉइंट आपको दिए हैं वो एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना है। यानी इस प्रश्न को पहले ऊपर वाले प्रश्न को लिखेंगे आप, फिर एक आकृति बनाएंगे, फिर एक एक प्रश्न को लिखते जाएंगे और उसके उत्तर बताते जाएंगे। जैसे मान लिया जाए पहले आपने प्रश्न लिख लिया, प्रश्न लिखने के बाद आप इसी तरह प्रकार से फिर एक आकृति बनाएंगे, ये वाली, यानी एक गोला जिसको अपन वृत्त बोलते हैं। अब जहां प्रकार रखेंगे ये इसका केंद्र कहलाएगा। अब पहला ही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि उसका केंद्र, अब इसमें नाम अपनी इच्छा से देना है। ये आपने केंद्र मान लिया, इसको आप वो नाम दे देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें दिया है एक केंद्र, एक केंद्र, इसका एक केंद्र कौन सा हुआ, O। ऐसे एक वृत्तखंड, सॉरी एक त्रिज्या। अब ये केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है आपकी।
ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको आप त्रिज्या, इसको आप ओ नाम दे दें या पी नाम दे दें, पी दे दें, तो आपकी दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एक त्रिज्या, एक त्रिज्या कौन सी हुई आपकी ओ पी, ओ पी। इसके बाद तीसरा है आपका एक व्यास, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। एक व्यास, अब एक व्यास कौन सा हुआ आपका, ये आपका व्यास कहलाएगा जो वृत्त को छूता हुआ जाता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा, यानी जो केंद्र को छूता हुआ जाए, ये इसका व्यास कहलाता है। अब व्यास कौन सा हो जाएगा आपका, इसको आपने, इसको आप क्यू नाम दे दें, तो व्यास कौन सा हुआ आपका क्यूपी, क्यूपी। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका एक त्रिज्यखंड। अभी आप चौथा प्रश्न बनाएं। एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब एक त्रिज्यखंड कौन सा होगा आपका, अब जैसे मान लिया जाए आपने व्यास डाल दिया, अब यहां से लेकर आपने ये डाल दिया, और इसके बीच का जो हिस्सा आपका कहलाएगा उसको आप छायांकित कर दें, यह आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसको आप एस नाम दे दें, आर नाम दे दें, ये आर हो जाएगा। तो आपका त्रिज्यखंड कौन सा हो जाएगा, ओ आर पी, ओ आर पी, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसके बाद पांचवा है आपका एक वृत्तखंड। अब पांचवा आपको एक वृत्तखंड बताना है। पांचवा फिर मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। एक वृत्तखंड, अब एक वृत्तखंड कौन सा हुआ आपका, ये एक वृत्तखंड है आपका। अब एक वृत्तखंड देखें आप, जो वृत्त को दो भागों में कर रहा हो, जैसे मान लिया जाए ये यहां पर डाल दें आप, ये वृत्तखंड हो जाएगा आपका। अब एक खंड कौन सा है, इसको भी आप छायांकित कर दें इस तरह, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड कौन सा हुआ आपका, इसको आप एस और इसको आप टी नाम दे दें दोनों तरफ। तो वृत्तखंड कौन सा हुआ आपका, एस टी, एस टी। इसके बाद उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर अभी मैंने आपको बताया था अंदर एक बिंदु होना चाहिए। मान लिया जाए ये आपका अभ्यंतर भाग हो गया, इसमें एक बिंदु आपने दिया है, इस बिंदु को आप ई नाम दे दें, ई कर दें। अभ्यंतर में एक बिंदु ई हो जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे छठे में अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में एक बिंदु कौन सा हुआ आपका, ए, ये आपका ई बिंदु। इसके बाद
बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में एक बिंदु। अब बहिर्भाग में भी एक बिंदु डाल दें आप। बहिर्भाग मतलब बाहर के भाग में, मान लीजिए एक वृत्त है, इसके बाहर का भाग ये मान लें आप, ये आपका बहिर्भाग हो गया। इसमें आप एक नाम दे दें, तो आप यहां क्या लिख देंगे, एफ। इसके बाद एक चाप, चाप यानी जैसे मान लिया जाए यहां से लेके यहां तक का भाग ये आपका चाप कहलाता है, या यहां से लेके यहां तक का भाग ये भी आपका चाप कहलाएगा। आप किसी भी एक चाप को मान सकते हैं। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, एक चाप। एक चाप, एक चाप आपका कौन सा होगा, आप इसको ही मान लें पी आर, ये आपका एक चाप हो जाएगा। इस तरह आपको वृत्त को बनाते हुए चलना है, और वृत्त में इस तरह आपको हर प्रश्न के उत्तर को लिखते जाना है। इस तरह आपका 4.6 का तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, और आप आकृति को पेंसिल से ही बनाएंगे, और जो भाग मैंने छायांकित कर रखे हैं उनको आप पेंसिल से छायांकित करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न आपको दे रखे हैं ये सब आपको पेन से करना है। ओके, इसी प्रकार से आपको चौथे प्रश्न में सत्य असत्य बताना है, ये मैं आपको समझा देता हूं। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, यानी वृत्त में अगर दो व्यास हो, जैसे एक ये है आपका और यहां से अगर एक व्यास हो डाल दिया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हो। वो किसी भी जगह करो, चाहे केंद्र पर करो या यहाँ पर करो, तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, करेंगे, क्योंकि व्यास के लिए जरूरी क्या है अपने पास, कि वो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो जब भी आप अगर व्यास ऐसे भी खींचेंगे या फिर ऐसे खींचेंगे या फिर ऐसे खींचेंगे, वो व्यास जब भी कहलाएगा कि वो केंद्र से छोड़कर छूटता हुआ जाए। और जब दोनों व्यास अगर केंद्र को छूते हुए जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे यानी काटेंगे, इसलिए वो उसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। इसलिए दोनों व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए आप क्या कर देंगे, इसका आंसर सत्य, चौथे के पहले का। और चौथे में बी वाला है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। सत्य है ये भी, क्योंकि वृत्त का केंद्र हमेशा इसके वृत्त के अंदर ही होता है, और वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर बोला जाता है, चाहे वो भाग अंदर का हो, चाहे वो भाग त्रिभुज में हो, चतुर्भुज में हो या वृत्त में हो, लेकिन अभ्यंतर हमेशा अंदर के भाग को ही बोला जाएगा। इसलिए आप इसका भी आंसर क्या लिख देंगे, सत्य। ओके, इस तरह आपकी 4.6 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।